देखिए, उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत में हमने उपभोक्ता के संतुलन के लिए शुरुआत में ये पढ़ा था कि इसके लिए दो तरीके के सिद्धांत हैं, एक गणनावाचक सिद्धांत और दूसरा क्रमवाचक सिद्धांत। तो गणनावाचक सिद्धांत में जो प्रोफेसर मार्सन का सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम को हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो क्रमवाचक सिद्धांत है आज हम उसका अध्ययन करेंगे। आप ये जान रहे हैं कि जो भी सिद्धांत यानी एक सिद्धांत के बाद जो सिद्धांत आते हैं वो अपने पहले के सिद्धांत के कमियों पे एक सुधार के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी इसके पहले जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम का जो सिद्धांत है उसकी जो कमियां थी उस पे सुधार के रूप में ये सिद्धांत उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करता है जो क्रमवाचक दृष्टिकोण पे आधारित है। हम ये जानते हैं कि सम सीमांत उपयोगिता नियम और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में उपयोगिता को गणनावाचक माना गया था, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना गया था। इन्हीं मान्यताओं की आलोचना करते हुए बाद के अर्थशास्त्री J.R. हिक्स ने अपनी पुस्तक 1939 में वैल्यू एंड कैपिटल में अनधिमान वक्रों की पद्धति के द्वारा उपभोक्ता संतुलन को दिखाया। वैसे अनधिमान वक्र का सबसे पहले जो वो है आविष्कार किया वो एडवर्थ ने किया, जो इस तकनीकी को जो दिया, लेकिन उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या इसके द्वारा जो है J.R. हिक्स ने किया है। तो J.R. हिक्स ने ये माना कि उपभोक्ता जो है वो एक मानवीय विचार है जो काउंटेबल नहीं है। हम केवल उसकी तुलना कर सकते हैं और उसकी एक रैंकिंग कर सकते हैं कि हाँ पहली की तुलना में दूसरी बेहतर है या उससे कम बेहतर है, एक तुलना के रूप में कर सकते हैं। दूसरा ये कि मुद्रा जो आम वस्तुओं की तरह ये एक वस्तु है उसकी भी सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए J.R. हिक्स ने अपने अनधिमान वक्र की पद्धति में ये बताया कि टू गुड्स मॉडल है ये, और उसकी सहायता से ये बताया कि कैसे उपभोक्ता जो है अपनी इनकम के द्वारा, इनकम मींस बजट रेखा और अनधिमान प्रेफरेंसेस के द्वारा कैसे संतुलन को प्राप्त करता है। ठीक है ना। तो इसके जो इस सिद्धांत के जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक तो अनधिमान वक्र और दूसरा कंज्यूमर इनकम या बजट लाइन। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अनधिमान वक्र होता क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखें इसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाने और फिर उस इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से, उनके एलिमेंट्स की सहायता से हम इस संतुलन की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि अनधिमान वक्र क्या है। अनधिमान वक्र या इसको इनडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। इनडिफरेंस कर्व टू गुड्स मॉडल है, यानी अनधिमान वक्र जो है दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दिखाता है जिससे कि एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। इसलिए वह उन सभी संयोगों के प्रति जो अनधिमान वक्र पे स्थित है उस पे तटस्थ होता है, कोई अंतर बताने की स्थिति में नहीं होता है, इनडिफरेंस होता है। ये है वाई गुड और एक्स गुड, ये इनडिफरेंस कर्व है जिसको हम आईटी कहते हैं। तो इसके जो डिफरेंस कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कोई कंज्यूमर ये नहीं बता सकता कि ये जो ए बी या सी, जो कंज्यूमर है वो ये नहीं कह सकता कि ए बेटर है बी से या बी बेटर है सी से। ये सब इन सबके बीच वो इनडिफरेंस है, इसमें कोई अंतर करने की स्थिति में नहीं, लोग इस पे स्थिर हैं उनमें कोई अंतर करने की स्थिति में नहीं है। अब आगे ये देखेंगे कि भाई जो इनडिफरेंस कर्व है इसकी विशेषताएं क्या है, इनडिफरेंस कर्व की विशेषताएं क्या है। तो पहली तो ये है कि इनडिफरेंस कर्व जो है वो राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड टू राइट जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है ना, बाईं ओर से दाईं ओर नीचे गिरता हुआ होता है। ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है
क्योंकि हमें पता है कि उपभोक्ता जो है एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई या अतिरिक्त मात्रा लेने के लिए दूसरे वस्तु की कुछ मात्रा त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास इनकम फाउंडेशन है, ठीक है ना। उसी के आधार पर उसको काम तो अगर किसी वस्तु की कुछ मात्रा बढ़ानी है तो दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा कम करनी पड़ेगी, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दूसरा इनडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन यानी उन्नतोदर मूल कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ओरिजिन मींस मूल बिंदु, मूल बिंदु कौन सा है ये ओ मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर इस तरीके से। तो ऐसा क्यों होता है? ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है कि एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु में परिवर्तन की दर, यानी एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए एक कंज्यूमर वाई की कितनी इकाई त्यागने को तैयार है वो प्रत्येक बार में घटती हुई होती है, वो प्रत्येक बार में घटती हुई होती है, जिसके कारण जो ये आपका इनडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। आप देखेंगे ये दूरी घटती जा रही है, ये इससे कम ये और इससे कम ये, इससे यूनिट बराबर प्रत्येक, इससे हमने बराबर दूरी इसलिए ली है कि प्रत्येक बार एक यूनिट के लिए इसकी कितनी मात्रा छोड़ने की, इसकी तो ये बराबर है ये यूनिट, अगर इसको 1 2 3 हम करें 4, तो ये देखिए एक यूनिट हमेशा नहीं छोड़ा है, इससे कम करता गया है, उतनी ही यूनिट के लिए हर बार कम त्यागने को तैयार है। इसको हम एक टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं। Marginal rate of substitution X for Y is quantity of Y good that a consumer agree to sacrifice with one additional quantity of X goods, यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर X for Y, X के लिए Y वस्तु Y की वह मात्रा है जो X की एक अतिरिक्त इकाई के लिए कोई भी उपभोक्ता त्यागने को तैयार है। भाई एक्स की एक इतनी इकाई हमें एक यूनिट मिलेगी तो वाई की हम कितनी मात्रा को छोड़ देंगे। इसको हम एक टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसमें लिखेगी MRS, इसमें हो जाएगी एक्स गुड, इसमें हो जाएगी वाई। ये मान लीजिए 1 12 2 8 3 5, इस तरीके से हम देखेंगे कि एक यूनिट इसकी है और 12 यूनिट जो है वो वाई की है। अब एक अतिरिक्त यूनिट +1 कर दिया, ये क्या हो गया +1। एक अतिरिक्त यूनिट के लिए कितनी यूनिट त्याग दिया 4। पहली बार एक अतिरिक्त, दूसरी बार एक अतिरिक्त यूनिट के लिए +1 के लिए कितनी यूनिट त्याग रहा है 3। अब चौथी में 3, अब कितना हो गया 2। पांचवी के लिए 2, अब कितने क्या दिया 1। तो हमने ये देखा कि ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, पहले एक इकाई के लिए, पहले एक यूनिट के लिए 4 यूनिट वाई की छोड़ने को तैयार है, दूसरे एक अतिरिक्त इकाई के लिए 3 यूनिट छोड़ने को तैयार है, तीसरी बार उसी एक अतिरिक्त इकाई के लिए 2 यूनिट छोड़ने को तैयार है और फिर 1 यूनिट छोड़ने को तैयार है। यानी कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो घटती हुई है, जिसके कारण जो हमारा अनुमान वक्र है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। इसके बाद हम तीसरी जो विशेषता है वो ये है कि जो अनुमान वक्र जो है एक्स और वाई जो एक्सिस है उसको कभी कट नहीं करता है। कोई भी इनडिफरेंस कर्व ना तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ना वाई को कट करेगा, इस तरीके से कोई कट नहीं करेगा। क्यों नहीं कट करेगा ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये 2 गुड्स मॉडल है और जहां पे ये इस लाइन को कट कर जाएगा वहां पे एक वस्तु की मात्रा 0 हो जाएगी। तो कभी भी कोई भी कंज्यूमर एक की 0 मात्रा यूज नहीं करेगा, ऐसा कोई
संयोग नहीं होगा, ना एक्स की ना वाई की। ठीक है। अगली जो विशेषता है वो ये है कि कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को कट नहीं करते। आईसी 1 और आईसी 2, तो ये यहाँ IC1 और ये आपका IC2। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने पहले मान्यता मान रखी है इस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में कि कंज्यूमर के लिए एक इंडिफरेंस कर्व पे स्थित सभी कॉम्बिनेशन, सभी संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। अगली एक मान्यता ये भी है कि जो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो हायर सेटिस्फैक्शन को दिखा रहा है, यानी ऊंचे लेवल पे स्थित अनुमान वक्र उच्च संतुष्टि का। तो यहाँ पे आप देखेंगे IC2 ऊंचे लेवल पे है, आप कह सकते हैं कि IC1 से IC2 ग्रेटर है, ज्यादा संतुष्टि दिखा रहा है, लेकिन यही IC2 यहाँ पे नीचे है, कम संतुष्टि को, जो अपने आप में ही विरोधाभास है। इसलिए कोई भी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट नहीं करेगा। अगला ये है कि जो इंडिफरेंस मैप है, इंडिफरेंस मैप क्या है कि कंज्यूमर के कई इंडिफरेंस कर्व का एक समूह IC1 IC2। इसमें क्या है कि हायर लेवल का जो, यानी जितनी ऊंचाई पे जो इंडिफरेंस कर्व है दाहिनी ओर वो उतनी ही उच्च संतुष्टि को दिखाएगा, और जो जितना नीचे है वो उतनी कम संतुष्टि दिखाएगा, यानी जो लेफ्ट साइड में है। ठीक है। ये जो है वो इंडिफरेंस मैप है। इसी तरीके से ये है कि कोई भी इंडिफरेंस कर्व जो है ना कभी गोला नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक की स्थिति देखेंगे तो इंडिफरेंस कर्व से मैच खा रही है, लेकिन इससे इधर की जब स्थिति पे जाएगा तो एक तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है इंक्रीजिंग रेट हो जाएगी, और ये कॉन्केव टू हो जाएगा ओरिजिन, ये कॉन्केव टू ओरिजिन है, बाहर की तरफ निकला। ठीक है ना, तो कभी गोला नहीं होगा, और ना ही कोई इंडिफरेंस कर्व कभी कॉन्केव होगा। इस तरीके का भी कोई इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा। इसके पीछे भी लॉजिक वही है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ती हुई ये दिखा रहा है। ठीक है। कभी भी कोई कंज्यूमर जो है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु की बढ़ती हुई इकाइयां त्यागने को तैयार नहीं होगा। हम लोगों ने पहले भी देख लिया कि घटती हुई इकाइयां त्यागने को तैयार होता है, प्रत्येक अगली इकाई के लिए दूसरी वस्तु की कम इकाई छोड़ना चाहता है। इसके बाद अब जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है इस सिद्धांत का वो है बजट। बजट क्या है कि कंज्यूमर इनकम, जिस कंज्यूमर के, जिस उपभोक्ता के व्यवहार का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके संतुलन की व्याख्या हम करने जा रहे हैं, उसकी इनकम, और उस इनकम को कैसे हम बजट लाइन के द्वारा दिखाएं। क्योंकि हमें ये पता है कि ये टू गुड्स मॉडल है, और हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता विवेकशील है, तो बजट रेखा जो है, जैसा कि हमें पता है कि दो वस्तुओं का मॉडल है, टू गुड्स मॉडल है, और बजट को भी कोई भी कंज्यूमर दो वस्तुओं पे ही इस मॉडल के तहत खर्च करेगा। हमारी मान्यताएं यानी सिद्धांत की कुछ मान्यताएं ये होती है कि जैसे उपभोक्ता विवेकशील है और वस्तुओं की कीमतें दी हुई है और कंज्यूमर इनकम भी दी गई है। उस कंज्यूमर इनकम से कैसे हम बजट रेखा प्राप्त करें। मान लीजिए किसी कंज्यूमर के पास जो इनकम है वो 20 रुपीज है, कितनी है 20 रुपीज, और पीएक्स जो है वो 4 रुपीज है, और पीवाई 5 रुपीज है। तो यहाँ से हमें एक चीज ये पता चल रही है कि भाई 20 रुपए में अगर x पे ही पूरा खर्च कर दे कंज्यूमर 5 यूनिट खरीद सकता है, और y पे पूरा खर्च कर दे 4 यूनिट खरीद सकता है। कैसे हम बजट रेखा को प्राप्त करें? जैसे बजट इक्वेशन कैसे बनता है? बजट इक्वेशन तो आपको पता है, x इंटू पी एक्स प्लस y इंटू पी वाई, या इसको हम y कह सकते हैं। y इनकम के बराबर होती है m या y। तो x इंटू पी एक्स, y इंटू पी वाई, जब इस इक्वेशन में हम देखेंगे इसके आधार पे ये क्या बनेगी 4x प्लस 5 नहीं, 4x प्लस 5 नहीं, देखिए 5x
5 4 पंचे 20, तो 5x x इंटू पी एक्स प्लस वाई 4 y इक्वल टू 20, ठीक है। 5x नहीं 4x, क्योंकि हम प्राइस की जगह पे प्राइस केवल रख रहे हैं, एक्स तो रख रहे हैं। 4x इंटू 5y, px की जगह py की जगह py का मान रख दिया और px की जगह px का मान रख दिया, बाकी x सही है एज इट और y जो है एज इट है, यानी y क्या x क्या है, x की क्वांटिटी है और y की क्वांटिटी है। तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 20। अब बजट लाइन को कैसे ड्रा करेंगे? बजट लाइन को देखिए, 2 मोड्स में बजट लाइन x y, तो x पे x यूनिट अगर हम दिखा रहे हैं तो 5 यूनिट, इस तरीके से जो हमारी बजट लाइन है अगर इसको हम एपी नाम दें तो कितनी मैक्सिमम यूनिट कितनी है, यानी यदि कंज्यूमर अपनी संपूर्ण आय को x पे खर्च करे, यानी इसको हम कह सकते हैं y अपान px का जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 5 यूनिट। यहाँ पे क्या होगी 5, 1 2 3 4 और 5, 5 यूनिट यहाँ पे होगी। यहाँ पे क्या होगी, इस कार्बन पे होगी y अपान py, y अपान py और 5 और 20, जो मैक्सिमम यूनिट होगी वो कितनी होगी 4, मैक्सिमम यूनिट होगी 4। तो 1 2 3 और 4, 4 यूनिट इसकी और इन दोनों को जब हमने मिला दिया तो ये हमको मिल गई क्या, बजट लाइन, बजट रेखा, बजट रेखा। अब बजट रेखा दिखाती हमें क्या है, देखिए बजट को हम कैसे डिफाइन कर लें, बजट रेखा होती क्या है। तो अब आप देखिए कि दो वस्तु है, इस पे x वस्तु है और इस पे y वस्तु है। कंज्यूमर इनकम गिवन है, कीमतें दी गई हैं, ये दोनों बातें इंक्लूड है, उसके आधार पे ही ये बनाई गई है, ये ड्रा की गई है। तो आय, उपभोक्ता की आय और दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई होने पर बजट रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दिखाती है जिससे उपभोक्ता की संपूर्ण आय खर्च होती है, ठीक है ना। दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दिखाती है जिनको खरीदने पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय यानी कोई आय नहीं बचती है। यदि कोई कंज्यूमर इस बजट रेखा के अंदर है तो इसका मतलब है कि वो अपनी आय का कुछ भाग बचा रहा है, बाहर के बारे में वो सोच नहीं सकता क्योंकि वो उसकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी के बाहर है, ठीक है। तो अब आपको दो, अच्छा बजट रेखा के साथ बजट सेट की बात आती है। बजट रेखा हमने जान लिया, बजट रेखा तो केवल ये रेखा है, ठीक है, जो इसके बराबर होती है। तो अभी आपने पहले इक्वेशन लिखा कि x इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई इक्वल टू m या y, वो बजट रेखा का समीकरण है। बजट इक्वेशन यानी बजट सेट, बजट सेट क्या होता है, बजट सेट, बजट सेट के तहत इस बजट रेखा पे जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ साथ इसके अंदर के भी जो वस्तु के संयोग आ रहे हैं, यानी बजट रेखा और उसके अंदर का जो पूरा क्षेत्र है उसको हम कहते हैं बजट क्षेत्र। और इसको इक्वेशन के माध्यम से इस तरीके से दिखा सकते हैं, इसका जो इक्वेशन है इसको इस तरीके से दिखाएंगे कि x इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई बराबर m इज लेस देन इक्वल देन m और y। ये x या तो इससे कम होगा या इसके बराबर होगा, इसके बाहर तो है ही नहीं है कुछ, या तो इससे कम होगा और या फिर इसके बराबर हो जाएगा, बजट रेखा के बराबर हो जाएगा, इस लाइन तक आ जाएगा। यानी इस पूरे एरिया को मिला करके जो सेट है उसको हम बजट एरिया या बजट सेट के नाम से जानते हैं। तो दोनों ही
इंस्ट्रूमेंट का अध्ययन हमने कर लिया, डिफरेंस कर्व का और बजट रेखा का। अब अगले वीडियो में हम आपको इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के प्रयोग के द्वारा जो है वो उपभोक्ता का संतुलन बताएंगे कि कैसे उपभोक्ता का संतुलन होता है। एक बात और ये रहती है, जैसे स्लोप की बात होती है कि बजट रेखा का स्लोप क्या होता है। बजट रेखा का ढाल, जो बाईं ओर से दाईं ओर गिरती हुई बजट रेखा है, इसका ढाल क्या है, तो इसके बारे में भी एक वीडियो में आपको बताएंगे। ये वैसे px/py के बराबर होता है। इंडिफरेंस कर्व का भी और बजट रेखा का जो ढाल होता है वो px/py के अनुपात के बराबर होता है। इसको हम बजट इक्वेशन के द्वारा सिद्ध भी कर सकते हैं, जिसको आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है।